नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपके लेके चलता हूं झारखंड। झारखंड की ये कहानी है। जो हमें भेजे हैं उनका नाम है योगेश। साल 2014 का जनवरी का महीना। योगेश जी बताते हैं कि मैं भूत प्रेत को तो मानते थे। हमारे हर घर में हर कोई मानता था कि भूत प्रेत होता है, उनका अस्तित्व है। लेकिन मैं जो आज तक बड़ा हो चुका था, कभी मैंने भूत प्रेत को अपनी नज़रों से कभी देखा नहीं था। चाचा जो थे मेरे तांत्रिक थे। मेरे जो दादाजी थे वो भी एक तांत्रिक थे। और जब जिस घर में तांत्रिक हो, भूत प्रेत को तो बातचीत होती रहती है। अब तांत्रिक ही करते थे। गांव में जाते थे, जिसको कोई साया आ गया उसको हटाते थे। अब मैं कभी उनसे पूछता था कि चाचा जी, कभी आपने भूत देखा है अपनी नज़रों से? तब वो हंस पड़ते और कहने लगते, हाँ बेटा, मैं तो ना जाने कितनी बार देखा हूँ। मैं कहता कि चाचा जी, कभी मुझे भी दिखा दिया करो। और तब वो मुझे थप्पड़ दिखाते थे। कहते थे, खबरदार, कभी नाम मत लेना, ऐसी शक्ति को कभी देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे धमकाते थे कि ऐसी फिजूल की बात दोबारा मत करना। मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया तब उनकी सब कही हुई बातें मुझे याद आती थी कि वो मेरे भले के लिए कहते थे। समझाते थे कि देख योगेश, भूत प्रेत को कभी बुलाना नहीं चाहिए। क्या पता किस जगह पर भूत प्रेत बैठा हो और तुम उसको कहोगे हमें देखना है, हमारे पास आओ, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आ जाए। तुम देखो या ना देखो, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है किस बेस में है। और इस तरह के मुझे बहुत बातें बताया करते थे, तांत्रिक से जुड़ी हुई बातें जो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती थी। मैं तो बस अभी भी उनको कहता था कि अगर आप भूत दिखा सकते हो तो दिखा दो, नहीं तो मैं, आप छोड़ो इन बातों को। अब चाचा जी जो थे मुझे फिर समझाते थे कि योगेश, अब तू बड़ा हो गया, तू इस महत्व को समझ। और मैं कहता था कि मैं तांत्रिक बनना ही नहीं है तो मैं इस चीज़ को क्या समझूं। मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके कुछ अच्छे पोस्ट पर जाना है। मैं आपकी तरह और दादाजी की तरह तांत्रिक बन करके नहीं रहना चाहता। मेरे भैया की सरकारी जॉब थी और भैया की शादी को लगभग अब 1.5 साल बीत चुके थे। भैया की जो ससुराल था ना, मेरे गांव से करीब 1.5 से पौने 2 घंटे के रास्ते पर था। और भैया के जाने के बाद जब भैया छुट्टी आते थे, 2 महीना के आसपास रहते थे, घर खुशियों से भर जाता था। और इसके बाद जैसे वो जाते ना, घर एकदम रोने लगता था, जैसे घर में खुशी हो ही ना हो, खुशी रूठ गई हो। और कभी कभी तो मैं बाहर से आता कि घर में भैया बैठे होंगे, उनकी आवाज़ सुनने की मिलेगी। लेकिन जब मालूम पड़ता कि नहीं, भैया तो अपने काम पर चलेंगे, अब तो ना जाने कब छुट्टी पर आएंगे, मन उदास हो जाता था। अब मेरी भाभी जो थी मुझे उदास कभी देखना नहीं चाहती थी। मुझे वहाँ साथी रहती थी, कहती थी, अरे भैया गया है ना, मैं तो हूँ ना भैया के बदले में, योगेश क्या चाहिए तुम्हें। वैसे ही मेरी माँ के साथ में करती थी, बहनों के साथ में करती थी, सबको हंसाती रहती थी। किसी को दुख उसको देखा नहीं जाता था। जरा से कोई उदास हुआ आप फट से पहुँच जाती थी, क्या हुआ क्या हुआ, मेरी माँ को, मेरी बहन को, और चुटकियों में हंसाना शुरू। सब लोग उनसे बहुत खुश थे। और ससुराल से अपना मैके भी जाती थी, छोड़ के मैं ही आता था। मेरे पास बाइक थी भैया की दी हुई, और उसी बाइक पर बिठा करके मैं उनके मैके छोड़ आता था। एक दिन रुकता था और फिर मैं अपने घर आ जाता था। उस घर में, भाभी के घर में, उनसे एक छोटी बहन थी, नाम था उसका भावना। और वो भाभी की तरह बहुत ही हंसमुख, मजाकिया और सुंदर लड़की थी। और वो मन ही मन मुझसे प्यार करती थी। लेकिन मैंने उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं उस नज़र से कभी भावना को देखा ही नहीं। वो मजाक मजाक में प्यार की इजहार करती थी और मैं समझता था कि हंसी मजाक है। अब ऐसा ही हमारा रिश्ता था, हंसी मजाक वाला। मैं भी हंसी मजाक कर देता था और वो करती रहती थी हमेशा।
और एक रात जो था ना, घर के लोग कहीं गए हुए थे, बगल के घर में कोई पूजा पाठ या कोई सब कोई फंक्शन था, उसमें गए हुए थे। मैं अब छत पर बैठा हुआ था, हवा पानी ले रहा था, गर्मी के टाइम थे और मैं अकेले था। भावना नहीं गई थी। अचानक वो छत पर आकर मुझे डरा ही दिया। मैं वाकई में जब उसकी वो चिल्लाने की आवाज़ सुनी ना, तो मैं एक बार डर गया था। तब कहने लगा, अरे बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो। मैंने पूछा कि भावना तुम क्यों नहीं गई, तुम इस घर में अभी क्यों हो, सब घर के लोग गए हुए हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तब वो कहने लगी कि जोगेश, मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ। मैं थोड़ा चौंक करके देखने लगा कि बात क्या है, क्यों रुकी हो। मैं पूछने लगा। तब कहने लगी, अभी तक तुम नहीं समझे। मैंने बोला, नहीं, कुछ भी नहीं समझा, तुम बताओ तो सही। तब वो कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था। मैं उस नज़र से कभी भावना को देखा ही नहीं था। अब मैं कहने लगा, ये कैसी मजाक कर रही हो, ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। अभी हमारा पढ़ने का खेलने का उम्र है, अभी तुम्हें भी ऐसे चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए। मैं उसको समझाने लगा। वो उसकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगी। मैं एकदम डर गया कि हुआ क्या भाई। मैं तो उसको अच्छी बात समझा रहा था कि देखो भावना, अभी हमारा उम्र नहीं है, जो तुम सोच रही हो ना, ये अभी दूर की कौड़ी है। अभी अपनी पढ़ाई पूरा करो, मुझे भी पढ़ाई पूरा करना है। इसके बाद हम लोग, अगर तुम्हारे दिल में है, हमारे दिल में है, तो बात की बात है। अभी इन चीज़ों पर फोकस मत करो, ध्यान न करो। इसके बाद वो रोती हुई सीढ़ियों से नीचे भाग गई। मैं सही मायने में बहुत सहम सा गया था कि मैंने ऐसा क्या बोला कि वो रोने लगी। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि वो मुझसे एक तरफा प्यार करती थी और तभी वो हमेशा हमसे हंसी मजाक करती थी, मजाक मजाक में अपने प्यार का इजहार भी करती थी। अब मैं सब कुछ समझने लगा कि ये तो ये काफ़ी दिनों से मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करती है। जब भी आता हूँ और मेरे नज़दीक रहने की कोशिश करती है, मेरा बदन छूने की कोशिश करती है। अब मैं समझा था कि भाभी के घर है और एक तरह से हमारा ससुराल, भैया का ससुराल, मेरा ससुराल, तो साली लगी एक रिश्ते से। अब जीजा और साली का रिश्ता मजाकिया ही होता है। मैं कभी भावना को उस नज़र से देखा ही नहीं था। और इसके बाद तो मैं सारी रात, जब वो परिवार के लोग आ गए, खाना पीना मैं ज़रूर खाया, लेकिन इसी बारे में सोचता रहा कि भावना गलत धारणा बना रखी है मेरे बारे में। मैं तो कभी उसको इस नज़र से देखा नहीं, ना कभी उससे बात करने की ऐसी कोशिश किया, ना उसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। ज़रूर उसने अपने मन में गलतफहमी पाल रखी है। आज सही में सुबह मैं भाभी से बोला कि भाभी, अगर आपको चलना हो तो चलिए, अगर रुकना है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे काम है, मुझे पढ़ाई भी। बहाना बनाने लगा। तब भाभी कहने लगी, अरे रुको, आज भर हम रुकते हैं और कल सुबह निकल पड़ेंगे। लेकिन मैं जिद पर आ रहा, लेकिन भाभी कहने लगी कि जिद मत करो, मैं बोल रही हूँ ना, आज भर रुको और कल हम चलेंगे। आखिरकार मुझे रुकना ही पड़ा। भाभी को बहुत इज्जत करता था। अब इसके बाद मैं उस लड़की से, भावना से दूर ही दूर रहने लगा। और वो भी मुझे अब बहुत कम दिखाई देती थी। कभी सामने पड़ गई ना तो नज़रें झुका करके साइड हो जाती थी, मेरे से बातचीत नहीं करती थी। अब मैं भी नहीं करता था। अगली सुबह हम अपने भाभी को लेकर के अपने गांव आ गए। अब फिर उस बात को मैं भूल ही चुका था कि कोई भावना थी, कभी मेरे से प्यार की इजहार किया था, मैंने ठुकरा दिया था, बात खत्म। क्योंकि अभी वो भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रहा था। ऐसा कैसे संभव है? आई घर के लोग क्या क्या सोचेंगे, भैया क्या सोचेंगे, भाभी के कानों में खबर मिलेगी तो वो क्या कहेगी कि मैं कैसा इंसान हूँ। ऐसी चीज़ से मैं बहुत घबराता था, डरता था। खैर, अब वो टाइम ख़त्म हो चुका था। अब उसके बाद 4 महीने के बाद भाभी को जाना हुआ, क्योंकि भावना की तबीयत खराब चल रही थी और उसको डॉक्टर के पास लोग लेके जाते थे, घर वाले, उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत सुधर नहीं रही थी। ना जाने उसके साथ
क्या हो गया था। और इसके बाद भाभी बोली कि योगेश चलते हैं, भावना की तबीयत खराब चल रही है, एक बार देख करके हम लोग आ जाएंगे। और मैं बोला ठीक है भाभी जी, ऐसे मौके पर तो जाना ही चाहिए। मैं भाभी को लेकर के और पहुंच गया, भाभी के गांव घर पहुंच गया। वाकई में भावना जो बिल्कुल उछलती कूदती हंसती रहती थी, हिरनी की तरह कूदती रहती थी, अब चुपचाप खाट पर लेटी हुई रही। मैं जब उसको देखा ना तो बहुत दया आई। अब मैं पूछने लगा भाभी से कि भाभी क्या हुआ भावना को, ऐसे कमज़ोर दिख रही है, हुआ क्या है। भाभी उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, कहने लगी कि योगेश मैं बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। खैर भाभी अपने काम में बिजी हो गई, सबसे बातचीत करने लगी। और भाभी मदद भी किया करती थी, पैसा कौड़ी कुछ दे भी देती थी घर में। और इसके बाद जब भाभी फुर्सत में हो गई ना तो मैं फिर भाभी के पास पहुंचा, पूछने लगा कि भावना को हुआ क्या है भाभी, इसके साथ में ऐसा लग रहा है कि महीनों से तबीयत खराब है इसका, बात क्या हुई है। तब कहने लगे कि योगेश यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है। सारी रिपोर्ट इसका ओके आ चुका है, जिस बड़े बड़े डॉक्टर के पास इसका इलाज हुआ और सबने रिपोर्ट देखा, बोला कि सब कुछ सही है, लेकिन ये शरीर इसका गलता जा रहा है। बुखार कभी कभी तेज आ जाता है, अंट संट बुखार में बोलने लगती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते ही बुखार उतर जाता है, अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इलाज होता है, डॉक्टर बोलता है इसको तो कुछ है ही नहीं बीमारी। और घर पहुंचने के बाद में एक आध दिन सही रहेगी, फिर वो बुखार चढ़ जाता है। तेज बुखार हो गया तो उल्टा सीधा कुछ बोलने लगती है, आसमान की तरफ देख करके घर वालों को पहचानने से इनकार करने लगती है। ऐसा इसके साथ हुआ। मैं कहने लगा भाभी ये तो केस मुझे लग रहा है तांत्रिक का है, हमें चाचा से सलाह लेनी चाहिए। तब भाभी कहने लगी अरे कुंवारी लड़की है, कैसी बात कर रहे हो योगेश, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो लोग बाग शादी नहीं करेंगे इसके साथ में। अगर ऐसी खबर पहुंच गई कि इस पर कोई किसी भूत प्रेत का साया है, आप समझते हो ना गांव देहात का मामला, अफवाह उड़ जाएगा। नहीं नहीं, ये किसी को बताना भी मत। भाभी मुझे समझा रही थी कि ये बात मैं तुम्हें बताई हूँ और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर हम उस रात को रुक गए थे और मैं उसके पास जाना चाहता था ताकि मैं उससे भावना से बात कर सकूं कि भावना हुआ क्या है तुम्हारे साथ में, असल में बात क्या है। मैं वो बात को थोड़ा दिमाग में लगा रहा था कि मैं उसका प्यार ठुकरा दिया, कहीं उसको सदमा वगैरह तो नहीं लग गया है। मुझे यही अंदेशा हो रहा था और ये सदमे की वजह से इसको ये तबीयत खराब हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मेरे मन में यही ख्याल आया था और मैं भावना से पूछना चाहता था, लेकिन अकेले मिलते ही नहीं थे। उसके चरपाई के पास में कोई न कोई बैठा रहता था और मैं जाता वापस लौट जाता। आखिरकार रात हुई, मैं छत पर अब ज़्यादातर बैठा रहता था। गर्मी के टाइम में हवा भी अच्छी आती थी तो ऊपर ही मैं सो जाता था, बाकी परिवार नीचे सोता था। अब मेरे भैया के साले वगैरह वो भी आ जाते थे छत पर और हम इकट्ठे सो जाते थे, बात करते रहते थे और ठंडी हवा चलती थी, नींद भी आ जाती थी अच्छी। फिर सुबह ही उठते थे। लेकिन जैसे ही हम सोए थे बातचीत करके, भैया के साला वगैरह थे और मैं तो सो गया था, अचानक तेज शोर हुआ उस घर में। जब शोर सुना तो मेरी आंख खुल गई। मैं देखा अभी रात है, अंधेरी रात, आसमान बिल्कुल तारों से भरा हुआ चमक रहा है और गांव देहात में तो बिल्कुल आसमान में तारे स्पष्ट दिखते हैं और वैसा ही मंजर था। मैं अपने हाथ में बड़ी घड़ी को देखा तो रात को करीब 12:30 बज रहा है, मतलब अभी आधी रात हुई है और ये शोर कैसे हो रहा नीचे में। मैं अपने बगल में भैया के साले को देखा तो वो भी नहीं थे और भी उस घर में लड़के थे, वो भी सोए हुए थे, वो कोई नहीं था छत पर, सब नीचे के नीचे गए हुए थे। आखिर नीचे हो क्या रहा है। मैं अब उठ के बैठ गया, छत से नीचे झाँका तो पूरे परिवार के लोग, भावना की खाट बाहर लगी हुई थी
और खाट को घेर कर खड़े थे। भावना अजीब गरीब आवाज़ में चिल्ला रही थी। अजीब ऐसी आवाज़ थी कि मैं सुन करके हैरान रह गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं नीचे उतरा। अब मैं भी शामिल हो गया उनके परिवार में। देखना चाहता था कि भावना ऐसे चीख क्यों रही है, क्या हुआ इसके साथ में। जब मैं खड़ा हुआ उसके सामने तो मैं देखा वो सर के बाल उसके खुले हुए, अब पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी और वो बड़ी बड़ी आंखें करके सबको घूर रही थी और बड़ा अलग बोलने का अंदाज था, ऐसा उसका लहजा नहीं था। मैं उसके लहजे को पहचानता था। बहुत मीठी बोली बोलती थी, लेकिन ये रूखी सूखी आवाज़ था उसका। उसका आवाज़ हो ही नहीं सकता था जो मैंने आवाज़ अपने कानों से सुना था। वो कह रही थी कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम लोग के कह रही हूँ ना कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगी। तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, क्या कर लोगे। अब गिनती का टाइम रह गया है, अब गिनती गिनना शुरू कर दो। आज के 3 दिन के बाद मैं इस लड़की को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। अब जो घर के बड़े बुजुर्ग थे ना, सब हाथ जोड़ करके अब भावना से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कौन हैं, ऐसा आप क्यों करेंगी, भावना से आपकी दुश्मनी क्या है। अब भावना अपने आप में थी नहीं तो बोले कैसे। वही उसके अंदर में क्या समा गया था ये तो मुझे बाद में पता चला। अब सब लोग गुहार कर रहे थे कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा, जो आप मांगेंगी हम देंगे, लेकिन आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, आप निकल जाइए इसको शरीर छोड़ करके। लेकिन भावना अपने आप में थी नहीं, कड़कती और फटी हुई आवाज़ उसकी थी। वो कह रही थी कि चाहे तुम लोग कुछ भी लालच दो, मैं इस लड़की को अपने साथ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। अब हमारे जो भैया के सासू माँ थी, हाथ जोड़कर खड़ी थी, पूछ रही थी, बोल रही थी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, हमारी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा। अब भावना के अंदर से मुंह से कोई दूसरा कोई बोल रहा था और वो आवाज़ बड़ा अजीब था, फटी हुई बांस की तरह। और वो जो भी बोल रहा था लड़की की आवाज़ जैसा लग रहा था। और कह रही थी कि मुझे भावना पसंद आ गई है, अब मैं अकेले रहती हूँ, अब हमारी जोड़ी बन जाएगी और इसके बाद मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। बार बार घर के लोग उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे और यही बात कहते थे कि नहीं, आप इस बिटिया को छोड़ दीजिए, आपको तो बहुत कोई मिल जाएगा। आप लड़की हो करके और लड़की से दोस्ती क्यों करती है। अरे कोई लड़की को देखिए ना, आप अपने जो उसके साथ जाइए। अब वो जो भावना के शरीर के अंदर में वो लड़की चुड़ैल जो भी हो, आत्मा हो, वो घूर करके देखने लगी, हर तरफ देखने लगी और अचानक मेरी तरफ देखी। जब उसने मेरी तरफ देखी ना तो सही मायने में मेरे शरीर से पसीने निकल गए थे। मैं फट से पीछे हट गया था और डरा इतना था ना, मैं उसकी आंख का सामना नहीं कर पा रहा था। पूरे शरीर में झुरझुरी सी हो गई थी। अब वही घर के लोग उसको मना रहे थे, कुछ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये ऐसे नहीं मानेगी, मिर्ची का धुआं लगाओ, कोई दूसरा उपाय, कोई तीसरा उपाय। कोई कह रहा था कि अब तांत्रिक बाबा को बुला के लाओ, अगड़ बाबा को बुला के लाओ। लेकिन आधी रात के वक्त था, कौन घर से निकलता है अब रात के टाइम घर से बाहर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, और अच्छा नहीं था। सुबह होने का सब इंतज़ार कर रहे थे, कैसे भी सुबह हो जाए, फिर तांत्रिक को बुलाया जाए, ओझा गुनी को बुलाया जाए और इसका उपचार कराया जाए। आज सही मैंने जब से भावना ने मुझे घूर करके देखा था, अब मैं बिल्कुल डरा हुआ था। अब मैं भाभी को ढूंढ रहा था कि भाभी है कहाँ पर। भाभी मुझे मिल गई, वो भी परेशान थी। अब मैंने भाभी को बोला, भाभी ज़रा 1 मिनट। भाभी बोली, हाँ जोगेश बोल। मैंने, भाभी चाचा जी क्यों ना बुलाया जाए, वो तो अच्छे तांत्रिक हैं और वो ये भूत को भगा देंगे, जो भी इसके भावना के शरीर में है ना भूत ने, इसको जरूर भगा देंगे। तो आप बोलो
तो मैं इसी वक्त निकल जाता हूँ बाइक लेकर के, और सुबह तक मैं लेके चाचा जी को आ जाऊँगा। आप बोलो सही। अब रात के करीब 1:30 बज रहे थे और भाभी कहने लगी, नहीं, रात का 1:30 बज रहा है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। मेरे मन में यही ख्याल आया है। मैं अपने माँ को बोली हूँ कि चाचा जी को बुला लेते हैं, अच्छे तांत्रिक हैं और वो सही कर देंगे भावना को, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जोगेश, इस वक्त नहीं, सुबह हो जाने दो और तब तुम निकलना। तब तक भावना की चीखें, चिल्लाहट अब चिल्लाने लगी। सब भाभी भी दौड़ पड़ी और मैं भी भाभी के पीछे पीछे। लेकिन मैं भावना के पास बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। जिस नज़र से मुझे घूर कर देखा था ना, मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। हाँ, मैं उसकी आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। इस तरह करते करते अब 2:30 बज चुका था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, धमकी देती रही कि मैं इस लड़की को लेके चली जाऊंगी। जो उखाड़ना है, जो बिगाड़ना है, आप मेरा बिगाड़ सकते हो, मैं लेके जाऊंगी। घर के लोग मनाते रहे लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। आखिरकार भाभी की माँ मेरे पास में आई और भाभी कहने लगी, योगेश, तुम ठीक कह रहे थे। ये जो भी उसके शरीर में है ना, बहुत जिद्दी है, शायद चुड़ैल है, और ये कैसे पकड़ लिया भावना को समझ में नहीं आ रहा। जोगेश, एक काम करो, किसी के साथ बिठा लो और चले जाओ, अब चाचा जी को ले आना। मैं कहने लगा, भाभी, 3 सवारी मैं चलाता नहीं हूँ। इधर से मैं चलो किसी को बिठा के ले जाऊँगा और चाचा जी को फिर बिठा के लाना है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसी डबल ट्रिपल सवारी चलाता नहीं हूँ। मैं 2 सवारी तक तो झेल सकता हूँ, इसके बाद मेरे से मुश्किल हो जाता है बाइक चलाना। मैं अकेले चला जाता हूँ और उधर से चाचा जी साथ में आ जाएंगे। आप क्यों टेंशन कर रही है? और हम लोग तो शहर के रहने वाले, आप तो जानते ही हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और सड़क भी तो अच्छी है, देखो बगल में हाईवे है, कोई कच्ची पक्की सड़क पर तो जा नहीं रहा हूँ, और उस हाईवे पर ट्रैफिक रात भर चलता रहता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। भाभी, आप मुझे इजाज़त दे दो, अब मैं निकल जाता हूँ। आज सुबह तक मैं चाचा जी को अपने साथ में लेके आ जाऊँगा। भाभी सोचती रही। अब उनकी मम्मी भी थी, वो भी भाभी कहने लगी, जाने देना, सही तो कह रहा है, जाने दे, जल्दी आ जाएंगे तो काम भी हो जाएगा। इसके बाद मुझे इजाज़त मिल गई थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और इसके बाद बाइक अपनी निकाल दी। मैं जाने से पहले एक नज़र भावना को देखना चाहता था। मैं उसकी आंखों से बचना भी चाहता था। मैं देखा, अभी भी शक्ल सूरत वैसी उसको दिख रही थी। वो लोगों को धमका रही थी, अजीब सी आवाज़ में बातें कर रही थी, संभल नहीं रही थी। कभी लगता था कि उस घर से उठकर भाग जाएगी। अब कोई पकड़ रखा था, ऐसे घेर के लोग खड़े थे। मैं समझ गया कि मामला सीरियस है और चाचा जी को यहाँ पर लाना ज़रूरी है, तभी ये मामला शांत होगा। इसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करके और अपने घर की तरफ निकल गया था। अब 2:30 बजा हुआ था। अब मैं तेज़ी से अब हाईवे पर चढ़ चुका था। जैसा मैंने सोचा था कि सारी रात हाईवे चलती रहती है, लेकिन जब मैं रोड पर आया ना, तो रोड बिल्कुल सुनसान सा लगने लगा। हर तरफ अब शांति की माहौल था। जंगली जानवरों की खेतों से, जंगलों से आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो आवाज़ जब मैं सुनता ना, तो सही में बदन में डर सी हो जाती थी। अब मैं सारी रास्ते जब चल रहा था ना, बस मैं भावना की आंखों के बारे में सोच रहा था कि वो किस नज़र से मुझे उस टाइम घूर के देखी। मैं पसीने पसीने हो गया था। इसके बाद यही सब सोचते हुए मैं कम से कम 10 किलोमीटर के रास्ता पार कर चुका था। लेकिन अभी भी मुझे रोड पर कोई आता हुआ जाता हुआ, कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी, कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे रात में अकेले में सफ़र करना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल सुनसान हाईवे पर। अब इतना सफ़र करने के बाद मुझे ज़रा लघु शंका आई।
अब मैं बाइक रोक दिया। इसके बाद में हल्का होकर के अब जैसे ही बाइक के पास पहुंचा और जैसे ही मैं बाइक को स्टार्ट करने लगा तो मैं एक परछाई से देखा अपने बगल में, और मैं मुड़ करके जल्दी से देखा तो वो परछाई गायब सी हो गई थी। मैं सोचा मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बाइक स्टार्ट करके और फिर बाइक पर सवार होकर चल पड़ा था। लेकिन बाइक में अब थोड़ा अलग महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बाइक की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। वजन मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था और वजन भारी था, लेकिन मेरी बाइक तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैं पीछे मुड़ मुड़ करके बाइक की तरफ देख लेता था और कोई था ही नहीं तो नज़र कैसे आता। लेकिन अब बाइक जो थी ना, वास्तव में भारी भारी सा लगने लगा था। अब मैं बाइक का स्पीड बढ़ा रहा था। जितनी स्पीड में हमेशा चलता था उसी स्पीड में चल रहा था, और अचानक बाइक मेरी लहराने लगी, जैसे अनबैलेंस हो गया, हवा निकल गई हो, पंचर हो गया हो। अब बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बाइक को संभाल पाया और मैं देखने की कोशिश करने लगा बाइक रोक करके कि ऐसा हुआ क्या। स्टैंड पर खड़ा होकर के मैं पहिए चेक करने लगा। पहिए में हवा भरा हुआ था, चेन अपनी जगह पर मौजूद थी, सब कुछ सही था। अगला भी पहिया बिल्कुल नॉर्मल था, हवा था, मतलब किसी चीज़ की कमी मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। एक डर शरीर में पैदा हो गया था। वो डर, वो आँख जो भावना का मैं देखा था, और उसी आँख के वजह से मेरे पूरे शरीर में इस वक्त में डर की लकीर जैसे दौड़ रही हो। और मैं अब फिर बाइक को स्टार्ट किया। आज जैसे ही बाइक पर बैठने लगा ना, तभी पीछे से किसी ने मेरे को जोर से धक्का दिया और मैं औंधे मुंह अब सड़क पर जा गिरा। शुक्र थी कि बाइक स्टैंड पर थी और वो गिरी नहीं, मैं ही गिरा था। आज जब मैं मुड़ के देखा कि आखिर किसने मुझे धक्का दिया, आज जैसे ही मुड़ कर देखता हूँ तो बाइक के पिछली सीट पर एक काली साया बैठी हुई नजर आई, जिसके बाल खुले हुए और हवा में लहरा रहे थे। आंखें अंगारों की भांति अब चमक रही थी और देखने में वो कोई औरत जैसे ही लग रही थी। हाइट भी अच्छी खासी थी। मैं जब उसको देखा ना तो मेरा तो लगा कि मेरी हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आ चुका था। दिल की धड़कन एकदम लगातार बढ़ रही थी और मैं जो जमीन पर गिरा ना, मुझे होश नहीं था कि मैं उठूं और इस जगह से दूर भागूं, अपनी जान बचाऊं। मैं उसकी चमकीली आंखों के, अब एक तरफ से कहा जाए तो बस में आ चुका था। वो मेरी तरफ लगातार घूर रही थी। अब मैं जमीन पर पड़ा, अब उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया था। अब मैं उसकी आंखों में देख रहा था और तभी उसने बोलना शुरू किया कि तू अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, तांत्रिक लेके जाएगा, मुझे उस लड़की के शरीर से बाहर निकाल फेंकेगा। अब तू बचेगा ना तभी तू जाएगा ना, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखा है। अब तू यहां से भाग के दिखा, अब अपने तांत्रिक चाचा को बुला ले, जो करना है कर ले। अब तो इस जगह से जिंदा बच के जाएगा तब ना। अब देख मैं तेरे साथ में क्या करती हूँ। मैं जब सुना ना तो मैं सब कुछ समझ चुका था कि यही औरत, यही काली चुड़ैल भावना के अंदर में जा घुसी थी। अब कैसे घुसी थी ये तो भावना ही बता पाएगी, मैं तो जान नहीं सकता। लेकिन अब मेरे सामने में मेरी मौत खड़ी हुई दिख रही थी, मेरी ही बाइक पर पिछली सीट पर आराम से बैठी हुई और मेरी तरफ घूर करके मुस्कुरा रही थी और भारी आवाज़ में मुझसे बात कर रही थी, बता रही थी कि तेरी ज़िंदगी बस कुछ क्षण के लिए है, अब तू भाग सकता है तो भाग के दिखा दे। वाकई में इतनी दहशत मेरे शरीर में आ चुकी थी कि मैं समझ गया कि बस मेरा जीवन का अंत आ चुका है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं अपने घर पहुंच नहीं पाऊंगा, चाचा से मैं मिल नहीं पाऊंगा, ना भाभी के पास जा पाऊंगा।
अब मेरे जीवन का अंत यही हो जाएगा। यही लड़की है, यही औरत है, यही चुड़ैल है, सब कुछ यही है। यही भावना के शरीर में घुसी हुई और भावना को मारने की कोशिश कर रही, और अब भावना के शरीर से निकल कर के मेरे पास आ गई है। ऐसा इसने क्यों किया, मुझे उस वक़्त तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस उसकी आंखों में देखता जा रहा था और बार बार मुस्कुराती हुई अपनी बात को कहे जा रही थी। बस कुछ क्षण तू जिंदा रह ले, देख ले तेरी मौत फिर सामने बैठी हुई। बाद में मत कहना कि तुझे कौन मारा है। अब मुझे भी ऐसे एक साथी की ज़रूरत थी और तू अब मिल चुका है। हम दोनों अब एक साथ में रहेंगे और तेरी वो भावना भी अब आ जाएगी। फिर हम तीनों की तिकड़ी बन जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। जब मैं ये सुना ना तो समझ गया, यही एक मौका है। अगर तू बचने का उपाय कर सकता है तो कर ले, भागना है तो भाग ले, क्योंकि अब तेरी मौत तो निश्चित है। मैं अपने आप को उसकी आंखों से अलग होने का कोशिश करने लगा। आज थोड़ी देर के लिए मैं अलग भी हो चुका था। मैं उसे जो आंखें में डालकर देख रहा था ना, मैं थोड़ी देर के लिए अब अपनी आंखें अलग कर लिया था। और उसी टाइम जैसे मेरे कानों में कोई कह रहा है कि अरे तू हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंगबली का नाम लेना, और इसके बाद वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी, बजरंगबली, बजरंगबली का नाम ले, बजरंगबली का नाम ले, और तभी तू बच पाएगा। वो आवाज़ किसकी थी मैं समझ में नहीं पाया था उस वक़्त में। आवाज़ बिल्कुल अनजानी थी और आवाज़ गूंज भी रही थी। और जैसे ही मैं वो आवाज़ को सुना ना, शरीर में एक जोश आ गया और मैं बैठे बैठे ही हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। जय बजरंगबली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही पढ़ना शुरू किया ना, उस चुड़ैल का रंगत बदलने लगा और वो बाइक से उतर गई और मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गई। मैं समझा कि अरे हनुमान चालीसा भी काम नहीं कर रहा, ये इतनी शक्तिशाली चुड़ैल है। बजरंगबली का नाम लेने के बाद भी ये मेरे इतने नज़दीक आ गई। मैं समझा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो मारा जाऊंगा। अब मैं जोर जोर से फिर जितनी दम था बजरंगबली को अब याद करने लगा, चिल्ला चिल्ला के, बजरंगबली मुझे बचा लीजिए, बजरंगबली मुझे बचा लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा जोर जोर से और वो मेरे नज़दीक आ कर के रुक गए और फिर मुझे घूर के देखने लगी और फिर कहने लगी, आज तक तू बच गया, लेकिन मैं देखती हूँ कब तक तू बचता है। जा, आज तो तेरी जान मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन तू भावना को नहीं बचा पाएगा। जब तक तू तांत्रिक चाचा को लेने जाएगा ना, मैं भावना का काम कर दूंगी। और इसके बाद वो औरत बाइक के पास से और मेरे नज़दीक से जो खड़ी थी, अब अंधेरे में पैदल चलती जा रही थी और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मैं अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं बजरंगबली का नाम हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था और मुझे उसके कहे हुए शब्द बिल्कुल याद आ रहे थे। वो कह रही थी कि आज तू बच गया, लेकिन कब तक बचेगा। लेकिन मैं अब जा रही हूँ, भावना को छोड़ूंगी नहीं। आज ही भावना को मैं ख़त्म कर दूंगी, उसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाऊंगी। और मैं बिल्कुल डर चुका था। मैं अब भावना को बचाने को सोचने लगा कि कैसे करूं। मैं जब अपना फ़ोन निकाला ना तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मैं बार बार अंधेरे में देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल घात लगा के बैठी नहीं। मैं अपने चाचा का नंबर डायल करने लगा। घंटी बजती रही। चाचा जी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं लगातार 10वीं बार कॉल किया। अब बीच में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। आखिरकार 10वीं बार जा कर के चाचा जी ने अब फ़ोन उठा लिया। नींद में थे और कहने लगे, कहाँ पर है तू, अभी घर नहीं आया क्या, क्या बात है, जैसे नींद में बोल रहे हैं। मैं कहने लगा, चाचा जी आप थोड़ा होश में आओ, नींद को भगाओ, मैं योगेश बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे हालात हैं, अब आपको जल्दी से कुछ करना है, नहीं तो भावना को वो चुड़ैल मार डालेगी। मैं जब ये बोला ना
तो चाचा जी अब नींद तोड़ चुके थे। अब फिर मुझसे पूछने लगी कि बात क्या हुई। मैं जल्दी जल्दी बात बताने लगा कि चाचा जी, मैं आधे रास्ता में हूँ और मैं फंस चुका हूँ। अब चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी और सब कुछ मैं जल्दी जल्दी बता दिया। अब आपको बस ये करना है कि अपने मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को रोकिए ताकि वो भावना को ना मार पाए। और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, घर पहुँचूँगा और आपको लेकर के मैं भावना के पास पहुँचूँगा ताकि वो चुड़ैल को आप भगा सको। जब मैं पूरी बात चाचा जी को बताया ना, तो चाचा जी कई पल तो बिल्कुल खामोश रह गए। मैं हेलो हेलो करता रहा, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि चाचा जी कहीं सो तो नहीं गए, लेकिन फिर चाचा जी की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी और कहने लगे, योगेश घबरा मत, मैं सब कुछ अभी प्रबंध कर देता हूँ। वो चुड़ैल तेरे भाभी के घर के अंदर पहुँच नहीं पाएगी। अब मैं उसको रास्ते में ही घेरने का कोशिश करूँगा। अगर वो हाथ में आ गई तो ठीक है, और नहीं तो जल्दी से तू आ जा। अब मैं तैयार हो लेता हूँ। और वही हुआ। चाचा जी मुझे अब बता चुके थे कि करना क्या है। मैं अब अपने बाइक पर आ चुका था, लेकिन मैं चौकन्ना था। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ बाइक लेकर के तेज़ी से जितना स्पीड में चल सकता था, मैं उस रात खाली सड़क पर बाइक दौड़ाता रहा। उतना स्पीड में कभी मैंने बाइक नहीं चलाई थी। आखिरकार जब मैं पहुंचा तो वाकई में चाचा जी तैयार बैठे हुए थे और कहने लगे कि बेटा घबरा मत, मैं ऐसा कुछ किया हूँ कि वो चुड़ैल अब भावना को मारेगी नहीं, लेकिन है उसके आसपास में, हमें चलना ही पड़ेगा। और इसके बाद अब सुबह होने जा रही थी और इसके बाद हम लोग, अब पूरा परिवार जाग चुका था कि क्या बात है क्या बात है। सब मैं अपने माँ को, अपनी बहन को, सब किसी को बताया कि ऐसे ऐसे हालात वहाँ पर हुआ पड़ा है। सब लोग डरे हुए थे। चाचा जी कह रहे थे कि भावना को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो उस लड़की को बचाना है। चाचा जी भी कहने लगे, अरे तो आप लोग चिंता मत करो, बस मुझे पहुँचने की देर है, इसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूँगा। अब फिर हमने समय नहीं गंवाया, बाइक पर चाचा जी को बिठाया और लेकर के मैं चल पड़ा था। जब हम भावना के घर पहुँचे ना, तो घर में वैसे ही भीड़ भाड़ थी, परिवार के लोग थे और सब बेचैन थे, इधर उधर टहल रहे थे। भावना अभी भी खाट पर लेटी हुई थी, आंखें उसका बंद था। ऐसे लग रहा था या तो बेहोशी में है या फिर नींद में है। अब सबको चाचा जी कहने लगे, सब कोई यहाँ से दूर हट जाए, हमें अपना काम करने दीजिए। और चाचा जी अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। अब बैठ करके अपना तंत्र साधना करने लगे उस जगह पर। अब फिर गंगा जल जैसा अब बोतल में रखते थे और वो भावना के ऊपर में छिड़कने लगे और कहने लगे, भावना बेटा उठ जा, उठ जाओ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, आंखें खोलो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। लेकिन एक बार गंगा जल छिड़के, 2 बार, तीसरी बार छिड़के, तब भी भावना के शरीर में हरकत नहीं हो रही थी। जैसे लग रहा कि बेहोशी में चली गई है। बस मैं सांस देख रहा था कि हाँ सांस चल रहा है, लेकिन कब होश में आएगी कुछ पता नहीं। आखिर वो चुड़ैल कहीं इसके साथ खेल तो नहीं कर दिया, डर तो मुझे लग रहा था। और चाचा जी बार बार गंगा जल फिर छिड़कने लगे। 5वीं बार जब गंगा जल छिड़के ना, तब भावना की आंख में हरकत शुरू हुई और इसके बाद वो आंख खोल दी। मैं उसका आंख का कलर देखा ना तो दंग रह गया था। आंख बिल्कुल लाल सा दिख रहा था, जैसे भावना देसी दारू, कड़वी दारू पी करके ऐसा उसका हालत हुआ पड़ा। और फिर चाचा जी उसके पास जा कर के खड़े हो गए, उसको सहारा देने लगे, बेटा उठ जा, उठ जा, तू बिल्कुल स्वस्थ है, क्या हुआ था तेरे को। अब चाचा जी उससे सब कुछ पूछने लगे। भावना कई पल इधर उधर देखती रही। अब फिर चाचा जी झाड़ फूँक करते रहे, बीच बीच में पूछते रहे कि भावना, भावना मुझे पहचानती है बेटा, इसको पहचानती हैं। लेकिन भावना कुछ भी नहीं बोल रही थी, बिल्कुल खामोश थी। बड़ी बड़ी आंखों से हर किसी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। लग रहा था कि पहचान नहीं पा रही है, मुझे ऐसा ही अंदेशा हो रहा था। और इसके बाद चाचा जी फिर
झाड़ फूँक करने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे, जो भी वो जानते थे तंत्र विद्या। अब फिर गंगा जल उसके चेहरे पर, उसकी आँखों में डालने लगे। तब जा कर के भावना पूरी तरह से होश में आई थी। होश में आते ही एकदम डर गई थी। अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगी, मम्मी मम्मी मुझे बचा ले मम्मी। अब फिर भाभी भी दौड़ पड़ी और भावना की माँ भी। अब वो अपने अखबारी में भर कर के दोनों लोग रोने लगे कि भावना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। अब भावना भी रो रही थी। मैं जब देखा ना वो दृश्य, मेरी आंखों से भी आंसू आ चुका था। इसके बाद तांत्रिक चाचा कहने लगे, आप लोग थोड़ा सा अलग ही हट जाओ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भावना तो होश में आई है, लेकिन वो चुड़ैल यहीं पर है, आसपास में है। अब मुझे उसको पकड़ना है। इसके बाद चाचा का असली खेल अब शुरू हो चुका था। वो चुड़ैल को बुलाने लगे, अपनी शक्ति का अप्रयोग करने लगे। कहने लगे कि देखो तू आराम से आ जा, मैं तुझे ऐसी जगह पर छोड़ूंगा जहाँ पर तकलीफ ना हो। तूने इस लड़की को क्यों अपने बस में किया, क्यों मारना चाहती थी? ये मासूम लड़की तेरे ने क्या बिगाड़ा था? अब भावना तो बिल्कुल होश में थी। अब क्या बातचीत हो रही थी चुड़ैल में और चाचा में, अब हमें तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, चाचा जी शायद उसकी आवाज़ सुन पा रहे थे। अब फिर उसका जवाब भी देते थे, जैसे आपस में कोई दोनों लोग बातचीत कर रहा, चुड़ैल और चाचा जी। और फिर कहने लगे चुड़ैल से कि देखो तुझे जो चाहिए खाना पीना परिवार के लोग देंगे, अभी इसी वक्त में जो तुझे खाने को ज़रूरत है वो बता दे। लेकिन चुड़ैल मना कर रही थी। और तब चाचा जी कहने लगे कि देख, या तो तू अपने आप इस जगह को छोड़ करके, इस गांव को छोड़ करके जहाँ से आई है वहाँ चला जा, और नहीं तो मुझे मजबूरी बस तुझे कैद में करना पड़ेगा। अब फिर मैं ऐसी जगह तुझे ले जा के गाड़ूंगा ना कि तू कभी निकल नहीं पाएगी। अब फैसला तेरे ऊपर में है। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुझे अगर तू नहीं मानेगी तो मुझे अपने फैसले पर आना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, चाचा जी बिल्कुल शांत थे। अब फिर मुस्कुरा के कहने लगे, चली गई वो, बात ख़त्म, अब उस गांव में कभी भी नहीं आएगी। मैं उसको समझा चुका हूँ कि उसकी जगह कहाँ पर है। अगर कभी वो दोबारा भी आने की कोशिश करेगी तो कई बार सोचेगी। इसके बाद सबके चेहरे पर अब एक तरह से हल्का मुस्कान मैं देख रहा था कि चलो बला टली। इसके बाद अब जो भाभी की माँ थी पूछने लगी चाचा जी से कि आप बताइए ये चुड़ैल भावना पर कैसे आई थी। चाचा जी कहने लगे कि अरे इसमें भावना का कोई दोष नहीं है, भावना का कोई कसूर ही नहीं है। कहीं घूम रही होगी दिन दोपहर में और वो चुड़ैल कहीं जा रही होगी। अब खूबसूरत है भावना और उसको भाग गई, दिल को भाग गई, अब उस पर वो सवार हो गई। बीमार कर दिया शुरू में, ऐसे ही परेशान कर रही थी कि कैसे भी इसकी बीमारी आगे बढ़ जाए और मारना चाहती थी। लेकिन अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ सही हो गया। अब मेरे मन में भी शांति थी। अब मेरे मन में अब भावना की इज्जत बढ़ चुकी थी। अब मैं फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं भावना से ज़रूर शादी करूँगा। अब मैं अब यही मन में सोच रहा था। अब वो वक्त ये सब बात करने का नहीं था। मैं सोचा कि चलो जब अगली बार हम आएंगे ना तो अपने दिल की बात ज़रूर भावना से करेंगे। इसके बारे में पहले मैं भाभी से बात करूँगा। वही हुआ। अब भावना बिल्कुल स्वस्थ थी और हम लोग अब वापसी हो लिए थे। मैं, चाचा जी पहले गांव आ चुके थे। इसके बाद भाभी का फ़ोन आया 3 दिन के बाद कि जोगेश आ जाओ, मुझे ले चलो। तब मैं फिर पहुंचा भाभी को लेने के लिए। अब भाभी को अकेले में पा कर के मैं पूरी बात भावना वाली बता दी कि भावना मेरे से प्यार करती है और मैं भी अब करता हूँ। मेरे से पहली बार हाँ गलती हो गई, मैं उसको प्यार को समझा नहीं, लेकिन अब मैं उससे बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार करता हूँ। भाभी आप क्या कहती हो? भाभी प्रसन्न थी कि चलो ये कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगे। अब तेरे भैया को आने दे, इसके बाद फैसला होगा। मैं मन ही मन प्रसन्न था।
अब भाभी ने खुद अब भावना के कान में जाके बात डाल दी कि बस बात हो चुकी है। भावना प्रसन्न दिखने लगी। अब मुझसे अब शर्मा के भागने लगी, मेरे नज़दीक नहीं आती थी। और आखिरकार हम भाभी को लेकर के चले आए थे अपने घर पर। कुछ महीनों के बाद भैया आए, भाभी ने सब बताया। भैया भी राजी हो गए थे, कहने लगे बस इनकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, अब फिर हम शादी धूमधाम से करेंगे। और वैसे ही हुआ। अब मेरी भावना पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को पा करके बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज की योगेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना, कोई कहानी, कोई आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी, घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं हम अगले रोज़ एक रोमांचक घटना, एक रोमांचक कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।